हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज शुरू करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं। धारा 2 में दहेज की परिभाषा है। दहेज का तात्पर्य किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के समय या उससे पूर्व या विवाह के बाद या किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को कथित पक्षकारों के विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों की दशा में जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आती। मेहर नहीं आती है। धारा 3 दहेज देने या लेने के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात दहेज देता है या लेता है अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपयों या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम से जो भी अधिक हो दंडित किया जाएगा। परंतु यह है कि निर्णय में अभिलिखित किए गए यथोचित और विशेष कारणों से 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड आरोपित कर सकेगा, यानी कि 5 साल से कम की भी सजा हो सकती है। उपधारा 1 की कोई भी बात निम्नलिखित पर अथवा उसके संबंध में लागू नहीं होंगी। अब धारा 3 जो है वो कहाँ लागू नहीं होगी? ऐसी भेंटें जो वधू को विवाह के समय इस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती हैं, परंतु ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज की जाएंगी। ऐसी भेंटें उपहार जो विवाह के समय वर को इस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती हैं, परंतु ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज की जाएंगी। परंतु यह और कि जहाँ ऐसी भेंटें वधू द्वारा या उसकी ओर से वधू के किसी नातेदार व्यक्ति द्वारा दी गई हों, ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य उस व्यक्ति की जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं है। ये धारा 3 हो गई। धारा 4 दहेज मांगने हेतु शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जैसी स्थिति हो वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार या पालक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी परंतु जो 2 वर्षों तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। परंतु यह है कि न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। अब यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि धारा 4 जो है वो माता पिता से और नाते रिश्तेदारों से दहेज मांगने पे लागू होगी, पत्नी से नहीं। धारा 4A विज्ञापन पर रोक। ये कोई महत्वपूर्ण धारा नहीं है। धारा 5 दहेज लेने या देने के लिए किए गए करारों का शून्य होना। धारा 6 दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होना। जहाँ कोई दहेज उस स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया हो अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति दहेज, यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया हो तो विवाह की तारीख से 3 मास के भीतर, यदि दहेज विवाह के समय या पश्चात प्राप्त हुआ तो ऐसी प्राप्ति के दिनांक से 3 मास के भीतर, यदि स्त्री अवयस्क है तो उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के 3 मास के भीतर स्थित स्त्री को अंतरित कर देगा
और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के लाभ के लिए धारण करेगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में यथा अपेक्षित उनके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित कोई संपत्ति अंतरण करने में असमर्थ रहता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 3 जब उपधारा 1 के अधीन संपत्ति के लिए हकदार कोई स्त्री उसे प्राप्त करने से पूर्व मर जाती है तो उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस संपत्ति को तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से पाने का दावा करने के लिए हकदार होंगे। परंतु जहाँ ऐसी कोई स्त्री उसके विवाह से 7 वर्षों के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो वह ऐसी संपत्ति यदि उसकी कोई संतान न हो तो उसके माता पिता को अंतरित होगी, यदि उसकी संतान हो तो ऐसी संतानों को अंतरित होगी। ऐसे अंतरण के लंबित रहने के दौरान ऐसी संतानों के लिए न्यास के रूप में धारित की जाएगी। उपधारा 3A जहाँ कोई उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा यथापेक्षित किसी संपत्ति का अंतरण करने में असमर्थ रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन अपनी दोष सिद्धि के पूर्व ऐसी संपत्ति उसकी हकदार स्त्री जैसी स्थिति हो उसके उत्तराधिकारियों, माता पिता या संतान को अंतरित नहीं की है तो न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसी संपत्ति, ऐसी स्त्री यथास्थिति उसके उत्तराधिकारियों, माता पिता या संतान को ऐसी कालावधि में अंतरित करे जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। और यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि में निर्देश का पालन करने में असमर्थ रहता है तो संपत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उससे वसूल की जा सकेगी, मानो कि वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना और ऐसी स्त्री या जैसी स्थिति हो उसके उत्तराधिकारियों, माता पिता या संतान को संदत्त की जाएगी। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात धारा 3 या 4 के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। अब धारा 7 अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय नहीं करेगा। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति या उस व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए अपराध पर। महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। धारा 8 अपराधों का कतिपय प्रयोजनों के लिए संज्ञेय और अजमानतीय तथा असमनीय होना। धारा 8A कतिपय दशाओं में सबूत का भार। जहाँ किसी व्यक्ति का धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दुष्प्रेरण करने या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने का अभियोग हो तो यह साबित करने का भार कि उसने उन धाराओं के अधीन अपराध नहीं किया था उसी पर होगा। धारा 8B दहेज प्रतिशत अधिकारी। धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति है। धारा 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। यहीं पर ये एक्ट समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। कल कोई नया एक्ट देखेंगे। धन्यवाद।